हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आज के इस सेशन में हम सब भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं उसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। सवाल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फैक्चुअल है और आपको क्या करना है कि अगर नागरिकता के संबंध में जो आर्टिकल 5 से 11 तक में जो जानकारियां दी गई है, अगर उसके बारे में आपको समझ है, आपकी जानकारी है, तो बहुत सरलता से इन प्रश्नों को जवाब आप दे सकते हैं। इसमें जो जुड़े हुए सवाल है उसमें क्या है कि एक तो सीधा सीधा सवाल होगा कि जो विभिन्न आर्टिकल है उस आर्टिकल में क्या क्या बताए गए, ठीक है। दूसरे तरह के सवाल होंगे कि नागरिकता की जब बात की जाती है तो नागरिकता का तात्पर्य क्या होता है। साथ में इस तरह के भी सवाल होंगे कि अगर हम संघात्मक शासन की बात करते हैं तो वहां पे जो नागरिकता होती है वो किस तरह की नागरिकता होती है। जब एकात्मक शासन की बात होती है तो वहां पे नागरिकता कैसी होती है। इसी प्रकार जो है हम सब ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोई अगर मतलब कह सकते हैं भारत की नागरिकता की अगर बात की जाती है तो फिर भारत की नागरिकता को किस किस तरह से हासिल किया जा सकता है। इस तरह से जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को हम यहाँ पे रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब फटाफट जुड़ रहे होंगे और जल्दी से जुड़ते चले जाइए और आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल है नागरिकता का अर्थ है, ठीक है। नागरिकता का अर्थ है, पहला है नागरिकों के पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार, ठीक है। नागरिकता का अर्थ क्या है तो पहला दिया हुआ है नागरिकों के पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार हो गया। दूसरा हो गया लोकसभा संघ की और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार। तीसरा है संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है केवल 1 और 2, दूसरा है 1 और 3, तीसरा है 2 और 3 और चौथा हो गया 1, 2 और 3। यानी कि जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, जैसे आप इसको इस तरह से समझिए कि जब आप भारत के नागरिक के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हो, आप कहते हो कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो भारत का नागरिक होने का मतलब क्या है। यानी कि नागरिक हो जाने से नागरिक जो नहीं है उसकी तुलना में आपके अधिकार किस तरह से ज्यादा हो जाते हैं। यानी कि भारतीय नागरिकता से जो है आपको क्या क्या लाभ मिलता है या फिर इसका तात्पर्य क्या होता है। यानी कि सीधा सा अगर कम से कम शब्दों में कहा जाए तो भारतीय नागरिक या किसी भी देश का नागरिक होने का तात्पर्य क्या होता है। तो यही है कि अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो नागरिकता का तात्पर्य क्या होता है, ठीक है। पहला हो गया नागरिकों के पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार, ठीक है। लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार। तीसरा है संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पंकज जी नमस्कार, ठीक है। फटाफट हार्दिक कपूर सिंह जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा सोचने वाला है, सोच के जवाब दीजिए कि आप जब भारत के नागरिक होते हो या अपने को कहते हो कि मैं भारत का नागरिक हूं तो नागरिक होने से क्या मतलब है, ठीक है। इतना तो पता होना चाहिए ना। श्रुति प्रिया जी नमस्कार, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब कौन बताएगा, ठीक है। इसका सही जवाब कौन बताएगा। तो देखिए इसमें अगर आप नागरिक हो, ठीक है, तो नागरिक का एक सीधा सा तात्पर्य अगर आपको एक लाइन में बोलने को कहा जाए कि आप भारत के नागरिक है तो इसका मतलब ये है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में आपको शामिल कर लिया गया। और राजनीतिक व्यवस्था में शामिल करने का मतलब ये हो गया कि भारत की सरकार जो है, भारत सरकार की उनके जो भी कार्य है उन कार्यों का आपको आलोचना करने का अधिकार मिल जाता है, चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिल जाता है, मतदान करने का अधिकार मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा नागरिकों के पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार, ठीक है। दूसरी बात कि लोकसभा या हर राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचन होते हैं उसके लिए मताधिकार यानी मत प्रदान करने का अधिकार, संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार। तो इसका सही जवाब 1 का जो है क्या होगा, 1 का सी श्रुति प्रिया जी कह रहे हैं, हार्दिक कपूर सिंह जी वो भी सी कह रहे हैं, यानी कि केवल 2 और 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 और 3 आप सी कह रहे हैं, क्यों। पहला अधिकार नहीं है नागरिकों के पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार। अभी अभी हमने क्या बताया कि नागरिक होने का मतलब है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में आपको शामिल कर लिया गया। तो नागरिकों के पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार ये तो है ही है ना। तो 1, 2 और 3 इसमें 1 का डी होगा, ठीक है। पहले का डी सही जवाब होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें सब के सब सही है,
ठीक है, तो ये पूछा गया ना कि कोड का प्रयोग कर सही उत्तर, तो 1, 2 एंड 3 ये तीनों के तीनों सही जवाब है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरे नंबर सवाल पे आते हैं कि दोहरी नागरिकता किस प्रकार के शासन की विशेषता मानी जाती है? एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, संसदीय सरकार और इनमें से कोई नहीं, दूसरे नंबर सवाल का जवाब। ठीक है, दूसरे नंबर सवाल का जवाब 2 का बी, श्रुति प्रिया जी 2 का बी, संघीय सरकार, फेडरल स्ट्रक्चर। देखिए ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये रटने वाली बात नहीं है, और इसको हमने कई बार आपको बताया। हार्दिक कपूर सिंह जी बी कह रहे हैं, 2 का बी कह रहे हैं। ठीक है, दोहरी नागरिकता, देखिए जब हमने संघात्मक और एकात्मक शासन की बात की थी या उसके बारे में जब बताया था, तो हमने आपको बताया कि जहां जहां पर एकात्मक शासन होगा तो वहां पे क्या होगा कि सबकी जो भक्ति होगी किसके प्रति होगी? केंद्र के प्रति होगी। वहां पर सारी शक्तियां केंद्रित होगी, तो किसमें किसमें? केंद्र में होगी। केंद्र के अतिरिक्त राज्य हो सकते हैं, लेकिन राज्य पूरी तौर पे जो है एक प्रकार से केंद्र के एजेंट के तौर पे कार्य करता है। ठीक है, एक तरह से क्या होता है कि भाई अगर अब मेरे बोझ जो है, कार्य का बोझ बढ़ गया है, तो बढ़ गया तो हम क्या करेंगे कि हम अपने पावर को थोड़ा सा सेग्रीगेट करेंगे। मैं ही खुद किसी को जो है क्या करूंगा, अपनी कुछ शक्ति उनको दे दूंगा, लेकिन वो पूर्ण रूपेण मेरे अधिकार में होगा। यानी कि एकात्मक शासन में भी राज्य हो सकते हैं, लेकिन वो राज्य केंद्र की अनुकंपा पे होता है, उसका कोई इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आप कह सकते हो कि उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सारी शक्तियां चूंकि केंद्र के पास होती है, इसलिए एक ही नागरिकता होती है, सिंगल सिटीजनशिप होता है। जब हम फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, क्योंकि वहां पे पावर्स जो है वो सेग्रीगेटेड होता है, सब्जेक्ट्स सेग्रीगेटेड होता है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स है, इसलिए यूनियन के लिए अलग सिटीजनशिप है और जबकि स्टेट के लिए अलग सिटीजनशिप है। यानी संघात्मक शासन में दोहरी नागरिकता होगी, जबकि एकात्मक शासन में इकहरी नागरिकता होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगा। इसलिए इसका सही जवाब है संघात्मक है, और जिसने जिसने संघात्मक शासन का जवाब दिया है वो सब के सब सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। पहला हो गया भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, जल्दी से हम नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर सवाल पे आइए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। दूसरा है संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा है एक नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि the concept of या provision of a single citizenship in Indian constitution has taken from the constitution of Britain। ठीक है, तो तीसरा हो गया एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। रितु कुशवाहा जी नमस्कार। 3 का डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 सब लोग जो है 1, 2 एंड 3 कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर का सवाल जो है, ठीक है रितु कुशवाहा जी, तीसरे का डी। ठीक है, और कोई आगे बताना चाहता है जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, और लाइक का बटन भी दबाते रहिए। ठीक है, और शेयर करते रहिए। ठीक है, और जल्दी से फटाक से जुड़िए, कनेक्ट करिए और जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 3 का डी और 3 का डी जो है मतलब इसका सही जवाब है। क्यों सही जवाब है, यहाँ पे समझिए कि हमारे इंडिया भारत की अगर हम बात करें तो भारत में हमने क्या किया, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को अपनाया। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर के गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी हमने बहुत सारे एकात्मक शासन के लक्षण को अपनाया। यानी कि संघात्मक शासन इन स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने आपको क्या बताया, स्पिरिट में क्या है, एकात्मक यानी यूनिटरी। और इसका एक प्रमाण है कि भारत में इकहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक प्रकार से हमने संघात्मक शासन के लक्षण को अपनाते हुए भी हमने सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को अपनाया। ठीक है, क्यों अपनाया वो अलग चीज है, फिर उसके बारे में बहुत अलग तरह का डिस्कशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा हमने किस देश के संविधान से या किस देश से लिया है, तो वो ब्रिटेन हो जाएगा। तो इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है। संसद को नागरिकता से संबंधित, अब देखिए नागरिकता की अगर हम बात करें तो हमारे देश के संविधान में कहीं पर भी नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया, कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया। और डिफाइन नहीं किए जाने के पीछे रीजन क्या था, कि वो रीजन ये था कि 1950 के आसपास विभाजन की जो विभीषिका थी, जिसमें लोग यहाँ से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे, फिर अलग भारतीय मूल के लोग जो है किसी अन्य देश में थे उनका, या कोई जो है कह सकते भारतीय मूल के नहीं भी थे लेकिन वो भारत की नागरिकता चाहते थे। यानी कि एक प्रकार से
बहुत ही केओटिक सिचुएशन था, बहुत ही एक तरह ऊहापोह की जो स्थिति होती है ना, उस तरह का सिचुएशन था। इसलिए संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो सदस्य उस स्थिति में नहीं थे कि वो नागरिकता को परिभाषित कर सके। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भारत की संसद को, ध्यान रखिएगा, भारत की संसद को उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भारत मतलब नागरिकता को परिभाषित करने का अधिकार दे दिया। यानी कि टाइम टू टाइम जिस तरह का सिचुएशन हो, उस सिचुएशन के हिसाब से संसद खुद ये डिफाइन कर सके, परिभाषित कर सके कि नागरिकता का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसी संदर्भ में आपको जवाब देना है, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल सही है, और इसमें भी तीनों का तीनों जो है सही है। हार्दिक कपूर सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आर्टिकल 11 होगा। ठीक है, 3 का डी जो है सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चौथा नंबर सवाल है 1955 के अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से माध्यमों का उल्लेख किया गया है। यानी कि 1955 एडी में सर्वप्रथम एक नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया। उसके अंतर्गत क्या है कि एक माध्यम, यानी कि वो कौन कौन सा आधार है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि भारत की नागरिकता को हासिल कर सकते हैं। वंश के आधार पर, देशीयकरण द्वारा, जन्म से पंजीकरण। अगर इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो ये हो गया सिटीजनशिप बाय डिसेंट हो गया, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन हो गया, सिटीजनशिप बाय बर्थ हो गया, और सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन हो गया। और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चौथे नंबर सवाल का जवाब श्रुति प्रिया जी डी, शशि पांडे जी डी कह रही है। ठीक है, जल्दी से और सब, और हार्दिक कपूर सिंह 4 का डी कह रही है। 4 का डी, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको थोड़ा सा जो है इसे अगर समझिए तो देखिए, इसमें याद रखना है कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आया था, उसमें क्या था कि 5 आधार थे जिसके माध्यम से भारत की नागरिकता को हासिल किया जा सकता है। और इसको आप क्या करोगे ना, एक कोडिंग याद रखिएगा। ठीक है, कोडिंग याद रखिएगा, डॉक्टर बीन। ठीक है, डॉक्टर बीन याद रखिएगा, मिस्टर बीन आप पढ़ते हो ना, डॉक्टर बीन याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी का मतलब होता है सिटीजनशिप बाय डिसेंट हो जाएगा। डिसेंट का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि डिसेंट का मतलब शानदार वाला नहीं, यहाँ पे जो है DESCENT, ये डिसेंट हो गया। इसको हो गया वंश के आधार पर। ठीक है, आर से हो गया सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, B4 हो जाएगा सिटीजनशिप बाय बर्थ। ठीक है, बाय बर्थ, बर्थ राइट सिटीजनशिप जिसको कहते हैं। आई से हो जाएगा बाय सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन, और N4 हो जाएगा नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, जन्म के आधार पर, किसी भी राज्य के विलय के आधार पर, और नेचुरलाइजेशन का मतलब हो गया कि प्रदेशीयकरण के आधार पर। देखिएगा, यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये हो गया, आप तो बाकी जो है 4 ऑप्शन तो दिया ही था, लेकिन यहाँ पर एक नया चीज और एक जो है एड ऑन हो, वो है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे सिक्किम को हिंदुस्तान में मिलाया गया। ठीक है, इसी तरह से गोवा आ गया, इसी तरह से दादरा नागर हवेली, दमन दीव हो गया, पांडिचेरी हो गया, चंद्रनगर हो गया। तो ये सब पहले किसी पुर्तगाली के, या फिर कह सकते हैं कि जो है पुर्तगाली के पहले थे, या फिर जो है कह सकते हैं फ्रांसीसियों के, या जम्मू कश्मीर पहले एक इंडिपेंडेंट जो है उसने क्या किया, अपने आप को एक कंट्री के रूप में रखा। लेकिन ये सब जैसे ही इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, भारत में मिला लिया गया, तो भारत में मिला लिए जाने के साथ ही वहां के जो नागरिक है, वो नागरिक आपको अपने आप भारत की नागरिकता मिल गई। उसके लिए किसी तरह का कोई पंजीकरण, कोई डिसेंट देखने की जरूरत नहीं थी। बस उनको आपने मिला लिया तो वहां के जो लोग होंगे वो स्वाभाविक रूप से भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो ये हो गया सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी टेरिटरी, एनी रीजन जो है हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसलिए डॉक्टर बीन याद रखेगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सब के सब देखिए, वंश के आधार पर डिसेंट हो गया, नेचुरलाइजेशन हो गया, बर्थ हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, चलिए 5वें नंबर सवाल पे आते हैं। 5वां नंबर सवाल है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद है, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति है, निर्वाचन आयोग? आपको बताना इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद हो गया, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग।
इसका सही जवाब क्या है? 5 का ए जो है हार्दिक कपूर सिंह जी, 5 का ए कह रहे हैं और ए इसका सही जवाब है। अभी अभी हमने आपको बताया कि नागरिकता अपरिभाषित है भारतीय संविधान में, इसलिए हमारे देश के संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने जिस संविधान की रचना की, उन्होंने क्या किया, संसद को यह मतलब जो है अधिकार सौंपा कि आप टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सिचुएशन आप क्या करो कि आप भारत की नागरिकता को जो है परिभाषित करिए। अगर आप इसको देखिए, अभी CAA का जो है कानून वगैरह सब आया, ठीक है, तो एनआरसी या इस तरह के जितने भी जो है ये कौन कर रहा है? संसद कर रहा है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो नागरिकता जो है ये एक तरह से संघ सूची का विषय, यूनियन लिस्ट का विषय, ये राज्य का विषय नहीं है, राज्य सूची का विषय नहीं, इसलिए राज्य इसमें कुछ देखिए, सहमति एक आवश्यक चीज है, सहमति सबको साथ लेकर चलने की बात है, लेकिन राज्य को एक तरह से किसी तरह का मतलब जो है संसद के द्वारा नागरिकता को जो भी उससे संबंधित कानून आता है, वास्तव में वो उसको कह सकते हैं कि जो बीच बीच में कुछ राज्य के बारे में सुनते रहते होंगे कि बोलेंगे मैं अपने राज्य में लागू नहीं होने दूंगा, तो ये वास्तव में ये खुद अपने आप में क्या है कि असंवैधानिक जो है वो क्या की बात है, क्योंकि संविधान जो है वो नागरिकता को परिभाषित करने, उससे संबंधित कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को देता है। इस बात को ध्यान में रखना है, इसलिए 5 का ए जो है विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 6 नंबर सवाल पे आते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ठीक है, एकदम बहुत सरल सवाल है और भाग 2 में है। इसका सही जवाब जल्दी से फटाक से, इसमें देर मत करिएगा। ठीक है, 6 नंबर सवाल का जवाब भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों में, ठीक है, शशि पांडे जी ए, श्रुति प्रिया ए, ठीक है, हार्दिक कपूर सिंह जी 6 का ए, श्रुति प्रिया ए, ठीक है, आप लोग ये कह रहे हो और ये सही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए 7वें नंबर सवाल पे आते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है कि भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा? ठीक है, फ्रॉम द यानी कि द मतलब जो है जो भारत का नागरिक कौन होगा? जो बाई बर्थ यानी कि जन्म से भारत में जन्म लिया और वो भारत का नागरिक हो जाएगा। 7वें नंबर सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए। अनुच्छेद 5, 7, 9, 11। ठीक है, 5, 7, 9, 11। ठीक है, हार्दिक कपूर सिंह जी 7 का ए कह रहे हैं। ठीक है, जल्दी से फटाफट जो है। ठीक है, श्रुति प्रिया जी 7 का ए। ठीक है, और कोई जवाब देना चाहते हैं? और ये जो है इसका सही जवाब है अनुच्छेद 5। ठीक है, संविधान के प्रारंभ पर भारत की नागरिकता आर्टिकल जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट जो है 8वें नंबर सवाल पे आते हैं। 8वां नंबर सवाल है कि भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी ऐसे देश के नागरिकों को जहां भारत के नागरिकों को देशीयकरण नेचुरलाइजेशन से नागरिकता हासिल करने से रोका गया हो, किसी भी परिस्थिति में भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। दूसरी बात, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो उस क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के अर्जन के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा। 8वें नंबर सवाल का जवाब बहुत ही अच्छा सवाल है और अभी अभी हमने एक कॉन्सेप्ट दिया भी था, कम से कम जो है इसका एक हिस्सा तो कम से कम आपको हमने अभी भी बताया भी है। ठीक है, दूसरा हिस्सा आपको खुद समझना है। 8वें नंबर सवाल, भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी ऐसे देश के नागरिकों को जहां भारतीय नागरिकों को देशीयकरण के नागरिकता हासिल करने से रोका गया हो। हार्दिक कपूर सिंह 8 का डी, श्रुति प्रिया जी 8 का डी कह रही है। ठीक है, और फटाफट जो है इसका जवाब कोई और देना चाहे, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो देखिए इस समय वास्तव में 8 का डी जो है वो सही है। ठीक है, किसी ऐसे देश के, यानी कि अगर भारत के किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य देश में कोई ऐसा प्रावधान है जिसके अंतर्गत नागरिकता लेने से रोका गया है, तो वहां के नागरिक भारत की नागरिकता हासिल नहीं कर सकते। ऐसा हमारे देश के संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरी बात, अभी अभी हमने आपको बताया सिटीजनशिप बाई इनकॉर्पोरेशन, बताया ना, सिटीजनशिप बाई इनकॉर्पोरेशन अभी अभी हमने बताया। तो सिटीजनशिप इनकॉर्पोरेशन क्या है? यही तो है ना कि जब किसी क्षेत्र को भारत में मिला लिया गया तो वहां के लोग अपने आप नागरिक बन जाएंगे, उसके लिए कोई पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये कह रहा है कि पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा, ये गलत जवाब है। ठीक है, इसीलिए डी जो होगा कि इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, 9वें नंबर सवाल पे आते हैं। भारतीय मूल के लोगों के लिए भारत की नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हुआ है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8।
9वें नंबर सवाल का जवाब बहुत ही अच्छा सवाल है, सीधा सीधा सवाल है। आर्टिकल याद है तो जवाब दे पाएंगे, आर्टिकल याद नहीं है तो आप अंदाज में जवाब दोगे और वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। 9वें नंबर सवाल का जवाब, ठीक है। 9वां नंबर, भारतीय मूल के लोगों के लिए भारत की नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में हुआ? हुआ अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 में। ठीक है हार्दिक कपूर सिंह जी, 9 का ए, ठीक है 9 का ए कह रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं देख रहा हूं और कौन लोग क्या बता रहे हैं। ठीक है हार्दिक कपूर सिंह जी, इसका मतलब ये है कि आपको जो है याद नहीं है। ठीक है, श्रुति प्रिया जी भी 9 का ए ही कह रही है। ठीक है, ठीक है। भारतीय मूल के लोग मतलब समझते हैं, भारतीय मूल का मतलब क्या होता है? भारतीय मूल का मतलब भारतीय नहीं है, भारतीय मूल का मतलब है पर्सन, जिसको हम कहते हैं पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। यानी कि ये भारत के नागरिक नहीं है लेकिन भारतीय मूल के हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, जब वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के पहले जो है बहुत पहले वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम में कौन सा प्लेयर हुआ करता था? एल्विन कालीचरण हुआ करते थे। ठीक है, शिव नारायण चंद्रपाल हुआ करते थे। ये वेस्ट इंडीज के तरफ से क्रिकेट खेलते थे लेकिन वो भारतीय मूल के थे। भारतीय मूल कहने का मतलब है कि उनके बहुत दूरस्थ डिस्टेंट पूर्ववर्ती, जो कह सकते हो कि उनका जो है कह सकते हैं कि पीढ़ी जो है वो क्या हुआ, वो भारत से यहां से गए। ठीक है, वो खुद जो व्यक्ति है वो व्यक्ति भारतीय नहीं है अभी, और न ही भारत में उनका जन्म हुआ है, लेकिन उनके बहुत आदि पूर्वज की बात करें तो वो हिंदुस्तान से वहां पर गए और वहां पे बस गए और 3, 4, 5 पीढ़ियां 10 पीढ़ियां खप गए उधर। ठीक है, और उसी पीढ़ी में से एक शिव नारायण चंद्रपाल थे। जब इंडिया आए तो उनको अपना गांव देखना चाहते थे, घर देखना चाहते थे कहाँ पर है। ठीक है, वो मतलब देखना, हम पता नहीं उसका वजूद था या नहीं था, लेकिन गांव का नाम तो होगा। ठीक है, तो इसीलिए पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। अब देखिए, अब इस तरह के जो भारतीय मूल के लोग हैं वो भारत की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया? तो देखिए इसमें जो मैं आपको बता दूं, थोड़ा याद रखिएगा, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। तो यहाँ पे संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता ये तो है। 6 का मतलब है से, ऐसे याद रखिएगा, 6 से। 7 का मतलब है को, ठीक है, 7 को, एकदम ये कोडिंग याद रखेगा। 8 हो गया उद्भव, 8 हो गया उद्भव। 9 हो गया स्वेच्छा, 9 हो गया स्वेच्छा। ठीक है, अब आप देखिए कि 6 से का मतलब है जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे। ठीक है, 1947 में जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे, 6 से 7 को जो पाकिस्तान को चले गए, यानी कि जो पाकिस्तान से, क्योंकि जब विभाजन हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए लेकिन वो वास्तव में हिंदुस्तान में रहना चाहते थे। खासकर जो हिंदू लोग थे उसमें बहुत सारे ऐसे हिंदू थे, उनको लगता था नहीं मैं गलत देश में चला गया, हमें जो है वो क्या है, अखंड भारत था तब तो ठीक है, लेकिन अब विभाजन हो गया, वो मुस्लिम कंट्री बन गया तो मेरे लिए वो सही जगह नहीं है, वो वहां से यहाँ आना चाहते थे। तो पाकिस्तान से 6 से 7 को बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे इसमें जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम आप जानते होंगे। ठीक है, वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए, फिर बाद में पाकिस्तान से भारत आए। तो जो पाकिस्तान को चले गए, यानी कि आप क्या समझ सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि आर्टिकल 6 और 7 की बात करें तो ये विशुद्ध रूप से पाकिस्तान से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ कि पाकिस्तान से चले आए या पाकिस्तान को चले गए, बाद में फिर से पाकिस्तान आ गए। तो 6 से 7 को 8 उद्भव, 8 उद्भव का मतलब यहाँ पे देखिए यही है भारतीय मूल, यानी भारतीय उद्भव। तो 8 उद्भव का मतलब है जो पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन है वो अगर भारत की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं तो आर्टिकल 8 में इसका जिक्र है। इसके बाद 9 स्वेच्छा का मतलब हो गया कि जो क्या है कि भारत की जो नागरिकता है उस नागरिकता को मतलब कह सकते हैं कि मतलब वॉलेंटरीली जो है, जिसको हम कहते हैं स्वेच्छा से, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी नागरिकता, भारत की नागरिकता को त्याग दिया। तो त्याग दिया तो अपने आप भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी 9 में। और 10 में है नागरिकता को बने रहना। ठीक है, सामान्य स्थिति में कोई भी भारत की नागरिकता को संसद जो है, संसद के मतलब जो है के बगैर या संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम के बगैर कोई किसी की नागरिकता को छीन नहीं सकता है। और 11वां का मतलब हो गया
कि संसद को भारत की नागरिकता को परिभाषित है या उससे संबंधित, जैसे कि CAA का कानून बना ना, तो संसद ने बनाया, तो यही आर्टिकल 11 ने उसको एम्पावर्ड किया है कि भारत की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का संसद को राइट है। ये आर्टिकल 11 है। तो आपको 6 से, ये तो 5 हो गया संविधान के प्रारंभ पर, 6 से 7 को 8 उद्भव, 9 स्वेच्छा, 10 नागरिकता का बना रहना और 11वां हो गया संसद को राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब आर्टिकल 8 होगा। ठीक है, हार्दिक कपूर सिंह जी, श्रुति प्रिया जी, याद हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखेगा। ठीक है, शुरू में आपने गलत जवाब दिया था। चलिए अब 10वें नंबर सवाल पे आते हैं। पाकिस्तान से, आप देखिए इसका जवाब हमने बता दिया, आपको बताना, तुरंत बताना है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8। 10वें नंबर सवाल का जवाब जल्दी से देना है, फटाफट इसका जवाब देना है, जैसे हार्दिक कपूर सिंह ने आर्टिकल 6 का, और ये बिल्कुल सही जवाब है। इसमें कहीं किसी तरह का 10 का बी, श्रुति प्रिया जी 10 का बी कह रही हैं। ठीक है, सी सही है। ठीक है, 11 नंबर सवाल पे आते हैं। दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को किस देश में अपनाया गया? अभी अभी हम लोग इकहरी नागरिकता की बात कर रहे थे। दोहरी नागरिकता फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट में होता है। इकहरी नागरिकता एकात्मक शासन की व्यवस्था में। इकहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट भारत में कहां से? ब्रिटेन का। अब सवाल यह है कि दोहरी नागरिकता, आपको ये 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप हैज, ठीक है, मतलब जो है कह सकते हैं इसको जो अपनाया गया है वो अपनाया गया इन चारों में से किस देश ने एडॉप्ट किया है, यानी कि हैज एडॉप्टेड बाय विच कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो भारत, फ्रांस, अमेरिका और जापान। ठीक है, 11 नंबर सवाल का जवाब देना है, 11 का सी। ठीक है, यूएसए, सार्थक सिंह जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ठीक है, फटाफट जो है इसका जवाब दीजिए, और यूएसए एकदम बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 12वां नंबर सवाल है कि भारत से पाकिस्तान चले जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 6, आर्टिकल 7, 9, 11। ठीक है, 12वें नंबर सवाल का जवाब फिर से वही सवाल है, उसी तरह का। अर्जुन यादव जी, पंकज कुमार, श्रुति प्रिया जी 11 का सी हो गया। हार्दिक कपूर सिंह जी आर्टिकल 7, 12 का जो है आर्टिकल 7, श्रुति प्रिया जी 12 का बी। ठीक है, अर्जुन यादव जी बी कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये हमने बताया 7 को जो पाकिस्तान को चले गए फिर पाकिस्तान से वापस आए, तो 7 को 6 से 7 को 9 स्वेच्छा, 11 जो है संसद को अधिकार है। 13वां नंबर सवाल है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? ये ब्रिटेन है, इसमें बहुत वक्त मुझे नहीं देना है। 13 का डी हो गया। चलिए, ये मैं बता चुका। 14 नंबर सवाल का जवाब है, 14 नंबर सवाल का जवाब है सॉरी, विदेशी राज्य की स्वेच्छा से नागरिकता स्वीकार करने वालों के भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाने का उल्लेख किसमें मिलता है? आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 मान लीजिए, उधर भी 6 दे दिया, 7 मान लीजिए, आर्टिकल 8 एंड आर्टिकल 9। 14 नंबर सवाल का जवाब देखिए कितना सरल हो गया ना। ठीक है, हार्दिक कपूर सिंह जी आर्टिकल 9 बता रहे, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 14, 9। अर्जुन यादव जी 8 नहीं है, इसका जवाब है 9। ठीक है, अभी अभी हमने आपको 8 हो गया उद्भव। ठीक है, हमने क्या बताया? 5 हो गया आर्टिकल 5 है संविधान के प्रारंभ पर। 6 से जो पाकिस्तान से, 7 को पाकिस्तान को चले गए फिर वापस आ गया। 8 उद्भव, आ से हो गया 8, आ ई उ है ना, उ से हो गया उद्भव। इसके बाद 9 स्वेच्छा, 10 हो गया बने रहना नागरिकता का, और 11 हो गया संसद हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसके अंतर्गत इसका सही जवाब होगा 9 होगा, जिसमें स्वेच्छा से, वॉलंटरीली अगर आपने रिनंसिएट कर दिया भारत की नागरिकता, तो अपने आप भारत की नागरिकता चली जाएगी। 15 नंबर सवाल का जवाब, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारत के संविधान ने अपने कौन से अनुच्छेद में प्रदान किया है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7, 9, 11। फिर से वही सवाल है। 15 नंबर सवाल का जवाब एक बार। जी सर, मैं अभी आया हूं। कोई बात नहीं अर्जुन जी। ठीक है, चलिए, हार्दिक कपूर सिंह आर्टिकल 11 डी हो गया। सार्थक सिंह जी 15 का 11 बिल्कुल सही जवाब है, हमने अभी अभी बताया 15 का जो है आर्टिकल डी, आर्टिकल 11। ठीक है, 16 नंबर सवाल, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, पहली बात, विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो। दूसरी बात है, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो।
तीसरा है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, और चौथा हो जाएगा दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका है। इसमें आर्टिकल वगैरह नहीं दिया, बट आपका जो है रिपीटेशन ही है सवाल का। ठीक है, 25 सवाल मैं लेकर आया, सोचा नागरिकता में इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा सवाल जो है नहीं बनता है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से शशि पांडे जी सी, अर्जुन सी, श्रुति 16 का सी बिल्कुल स्वेच्छा से, आर्टिकल 9 की बात इसमें है। 17 नंबर सवाल का जवाब दे रहा है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा। जल्द से 17 नंबर सवाल का जवाब। ठीक है, 17 नंबर सवाल का जवाब जो है, 17 नंबर सवाल का जवाब अर्जुन यादव जी सी। ठीक है, हार्दिक कपूर 17 का ए, शशि पांडे जी सी, हार्दिक कपूर कह रहे हैं ए, राष्ट्रपति देते हैं। शशि पांडे जी कह रहे हैं सी, श्रुति प्रिया सी, अर्जुन यादव भी सी। ठीक है, और सी ही इसका सही जवाब है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो है गृह मंत्रालय होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। 17 नंबर। ठीक है, 18 नंबर सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, पहला, अनुच्छेद 15 के तहत प्राप्त अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। दूसरा है, अनुच्छेद 16 के तहत प्राप्त अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तीसरा है, अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब है। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ठीक है, अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 के तहत यह भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को। दूसरा, अनुच्छेद 16 के तहत प्राप्त अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को, यानी लोक नियोजन में अवसर की समता। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक अधिकार जो है तहत प्राप्त अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर 18 नंबर सवाल का जवाब, 18 नंबर सवाल का जवाब मसौदा गृह मंत्री करता हो, होम मिनिस्टर होगा सार्थक सिंह जी। ठीक है, जल्दी से इसका सही जवाब हार्दिक कपूर 2 और 3, 2 3, सार्थक सिंह जी भी कह रहे हैं 2 3, और ये बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि देखिए एक बात समझिए कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, ये 15, ये भाई विदेशी को तो इसका ये राइट थोड़ी होगा कि यहाँ पर आकर धर्म, मूल, अब बोलेगा कि नहीं हमको आईएएस बनना है, हमको आईएएस बनाइए। ठीक है, बोलेगा भाई भारत का संविधान कहता है सबको समानता का अधिकार है, तो समानता का अधिकार है कि देयर विल बी नो एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, मतलब जो है उसके बाद रीजन हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो क्या विदेशी को राइट थोड़ी दे दिया जाएगा? ठीक है ना, तो इसलिए ये जो है सबके लिए, केवल भारतीयों के लिए, ये तो इसलिए गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता, जाहिर सी बात है केवल और केवल ये जो है ये भी भारतीयों को हासिल है, ये विदेशी, तो भारतीय यहाँ पे केवल भारतीय लिखा है इसलिए सही है। इसके बाद लेकिन आर्टिकल 21 की बात करें, प्राण और दैहिक अधिकार की बात करें, तो ये सबको हासिल है, चाहे वो विदेशी हो, चाहे अगर विदेशी कोई भारत में आएगा तो भाई उसको ऐसा थोड़ी है कि जीने का अधिकार भारत में नहीं होगा, उसको कोई भी मार डाले, काट डाले, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसको भी अपना जीवन जीने का हक है हिंदुस्तान के अंदर भी। तो इसलिए आर्टिकल 21 को जो है समान हिस्से दोनों का अधिकार समान है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है क्या होगा 2 और 3 यानी 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पे आते हैं, भारत की नागरिकता किस आधार पे प्रदान की जा सकती है? वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, जन्म से, इनमें से सभी। 19 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए, ये भी सवाल रिपीटेड है। ठीक है, बस जस्ट 25 क्वेश्चन जो है पूरा करना है ना, पूरा करना है। तो इसमें बहुत ज्यादा तरह के सवाल बनते नहीं है, बस घुमा फिरा के जो है जो सवाल आया हुआ, तो 19 का डी, इनमें से सभी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 20वें नंबर सवाल पे आते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त करने की जिन शर्तों का निर्धारण किया गया है उसमें क्या नहीं है? क्या नहीं है? भारत की नागरिकता प्राप्त करने की जिन शर्तों का निर्धारण किया गया है उसमें क्या नहीं है? अधिवास, अधिवास का मतलब है डोमिसाइल, उसके बाद वंशानुक्रम का हो गया, डिसेंट हो गया, पंजीकरण हो गया, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, इसके बाद संपत्ति का स्वामित्व, संपत्ति का स्वामित्व। ठीक है, 20वें नंबर सवाल का जवाब 20 का डी, संपत्ति स्वामित्व, 20 का डी, 20 का डी बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखिएगा
19 का डी जो है, 20 का डी जो है इसका सही जवाब है। क्योंकि हिंदुस्तान में कोई जो है ना, कोई संपत्ति का क्राइटेरिया, बहुत सारे देश में जैसे आप सुनते होंगे कि भारत से जैसे विजय माल्या या कौन कौन मोदी, नीरव मोदी, है ना, ये सब जाकर किसी अन्य देश की नागरिकता ले लिया। तो आपको आपको ये आश्चर्य या आपने शायद सोचा होगा कि वो क्या ऐसा होता है कि वहां जाते हैं और तुरंत नागरिकता मिल जाती है। तो उसका बहुत सारे देशों में क्या होता है कि क्राइटेरिया होता है कि आप इतना पैसा जमा कर दीजिए, इतना पैसा आप दीजिए और उसके बाद भारत की नागरिकता, सॉरी उस देश की नागरिकता आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे ग्राउंड, लेकिन हमारे देश में ये संपत्ति, आप कितने संपत्तिशाली है कितना, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो 5 प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। इसलिए 20 का डी संपत्ति कोई मामला यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए 21 नंबर सवाल पे आते हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 4, 5, 6 एंड 7। 21 का सही जवाब देना है, जल्दी से बताइए। ठीक है, 21। ठीक है, 21वें नंबर सवाल का जवाब 21 का डी 7 ईयर, बिल्कुल सही। हार्दिक कपूर, श्रुति प्रिया जी, 21 का डी जो एकदम सही जवाब है। ठीक है, इसके बाद 22वें नंबर सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण करने वाले भारतीय को भारत का जन्मजात नागरिक समझा जाएगा? सिटीजनशिप बाई बर्थ। 22 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सी तारीख या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण करने वाले भारतीय को भारत का जन्मजात नागरिक समझा जाएगा? 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1949, 19 जुलाई 1948, 26 जनवरी 1950। 22 नंबर सवाल का जवाब 22 का डी। हार्दिक कपूर सिंह जी 22 का डी कह रहे हैं। ठीक है, श्रुति प्रिया जी 22 का ए, 15 अगस्त 1947। ओके, ठीक है, आर्टिकल 555 में जाके पढ़ना, 15 अगस्त दिया है कि 26 जनवरी दिया है। ठीक है, 22 का डी। हार्दिक कपूर सिंह 22 का डी सही जवाब है। 26 जनवरी 1950 फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिस दिन भारत के संविधान की को लागू किया गया है ना। 23 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी परिस्थिति में भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती है? निर्वाचन के द्वारा, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब भारत की नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती है? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपर्युक्त सभी। 23वें नंबर सवाल का जवाब कि वो कौन सी ऐसी परिस्थिति है जब भारत की नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती। ऑल हो गया सार्थक सिंह जी, ऑल। श्रुति प्रिया जी 23 का डी। ठीक है, 23 का डी बिल्कुल सही जवाब है। चाहे वही निर्वाचन हो रहा है तो नागरिकता क्यों छीनी जाएगी? आपातकाल हो गया तो भाई नागरिकता क्यों छीनी जाएगी? युद्ध हो रहा है तो नागरिकता क्यों छीनी जाएगी, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा कि ये तीनों परिस्थितियां ऐसी है जहां पर कह सकते हैं नागरिकता हमारी छीनी नहीं जा सकती है। 24 नंबर सवाल, कतिपय मौलिक अधिकार यानी कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो किन्हें नहीं दिया जाता है? दिवालिया व्यक्तियों को, विदेशियों को, असाध्य रोगग्रस्त व्यक्तियों को, राजनीतिक पीड़ितों को। 24 नंबर आपको बताना है, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी है जो किन्हें नहीं दिया जाता है? दिवालिया व्यक्तियों को, विदेशियों को, असाध्य रोगग्रस्त व्यक्तियों को, राजनीतिक पीड़ितों को। 24 नंबर सवाल का जवाब 24 का बी, विदेशियों को है। ठीक है, अभी अभी हमने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे अधिकार है जो सिर्फ भारत के नागरिकों को दिया जाएगा। 25 नंबर सवाल वही उसी तरह से है, जस्ट भारतीय नागरिकता निम्न में से कौन से प्रकार से नहीं प्राप्त की जा सकती है? पहला है जन्म द्वारा, दूसरा है देशीकरण द्वारा, तीसरा है किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा, और डी हो गया भारतीय बैंकों में धन जमा करके। भारतीय बैंकों में धन जमा करके, इसका जल्दी से जवाब देना है। सार्थक सिंह जी विदेशियों को, है ना। हार्दिक कपूर जी 25 का डी बिल्कुल सही जवाब। अभी अभी हमने बताया संपत्तिशाली होना कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पैसा आपने जमा कर दिया। तो इस तरह से आज के सेशन में प्रश्न ज्यादा थे लेकिन कम समय में हो गया। ठीक है, लेकिन पिछले सेशन में, कई सेशन में देखा कि प्रश्न 10 रहते रहते क्या होता था कि 1 घंटे की क्लास बीत गई। आज 25 सवाल होने के बावजूद भी 38 मिनट 40 मिनट में हो गया, और इसका रीजन ये था कि इसमें सीधा सीधा सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। तो फिलहाल आज के सेशन में यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। अच्छा, एक बात और, थोड़ा सा जो है क्या है कि इधर
जैसे कल तो संडे ही है, परसों रक्षाबंधन है, ठीक है, इधर एक दो दिन, दो तीन दिन मेरा थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा, ठीक है ना। और रीजन क्या है कि थोड़ा सा जो है हमें मतलब आउट ऑफ स्टेशन जाना है, ठीक है, रक्षाबंधन में, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा। लेकिन बकायदे जो है आप ट्यून्ड बनाए रखिएगा, स्टे ट्यून्ड विद अस। और साथ में क्या है कि आप जो है देखते रहिएगा नोटिफिकेशन, थोड़ा सा टाइम वगैरह भी चेंज हो सकता है क्योंकि कुछ और क्लासेस हमारे लगने हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे थोड़ा टाइम टेबल चेंज हो सकता है, तो नोटिफिकेशन देखते रहेगा। लेकिन कोशिश करेंगे ये क्लासेस चैप्टर वाइज चल रहा है ना, ये चैप्टर वाइज एग्जाम तक चलता रहेगा। इसके बाद देखिएगा तीसरा अब आ जाता है मौलिक अधिकार, है ना, तो इसके बाद वाला जो सेशन होगा ना उसमें फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सवाल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं, और आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। सार्थक सिंह जी, वेरी नाइस सेशन गुरुदेव जी, थैंक। मैथ भाई नवीन सर, टेल ज्वाइन करो एवी अभी, ओके ओके। सार्थक भाई, हार्दिक, सार्थक हार्दिक सर, ठीक है। चलिए ये सब हो गया ना, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, है ना। थैंक यू सो मच।